हेलो दोस्तों, मेरा नाम महेश सोनी है। महेश ट्यूब में आपका स्वागत करता हूँ। ये चैनल है। आज मैं आपको इस लेक्चर में सी सेट पढ़ाऊँगा। यूपीएससी के लिए या स्टेट पीएससी के लिए सी सेट जो होता है, इस सीरीज़ में या इस सी सेट के जो भी वीडियो मिलेंगे, मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आपने सिंसियरली मेरे इस सी सेट की सीरीज़ को या क्लासेस को फॉलो कर लिया, आपने देख लिया, तो इतना मुझे विश्वास है कि आपका सी सेट किसी भी हालत में रुक नहीं सकता। और मैं आपको ये बता दूं कि मैं इन सी सेट की सीरीज़ में मैं आपको क्वांट और रीजनिंग में ऐसे बना दूंगा, या आप इतना अपने आप को ढाल पाएंगे उस लेवल पर कि आपको बाय द वे जो इंग्लिश के क्वेश्चन रहते हैं, अगर आप उनको नहीं भी करेंगे तो भी इजली आपका सी सेट इजली क्लियर होगा। इसमें कोई संदेह नहीं होगा, राइट। और मैं कोशिश करूंगा कि बिना फार्मूले के, मतलब कि जो आपको एग्ज़ाम टाइम में जैसे फार्मूले याद नहीं आते, वहाँ पर याद फार्मूले होता क्या है कि हम नॉर्मल टाइम में तो घर पर बैठ के करते हैं तो वो कर लेते हैं, पर जब हम एग्ज़ाम में रहते हैं, एग्ज़ाम हॉल में, हमें कोई चीज़ याद नहीं आती। जो चीज़ हमारे माइंड में ज़्यादा जोर आती है वो चीज़ें याद नहीं आती। तो मैं कोशिश करूँगा कि बिना फार्मूले के आपको बताऊँ। कहीं कहीं छोटे मोटे जो फार्मूले होंगे लिटिल बिट, उनको आपको बताऊँगा, वो आप उनको दिमाग में रख लें बस। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम फार्मूले यूज़ करूँ और बिना फार्मूले के आपको पूरे क्वेश्चन करवाता जाऊँ, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सी सेट की क्लासेस आप बिल्कुल फ्रीली यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं इतना श्योरिटी दिलवा सकता हूँ आपको कि अगर आपने एक बार हमारे साथ ये क्लासेस पूरी कर ली तो डेफिनेटली आप क्लियर कर पाएंगे सी सेट, ठीक। चलिए क्वेश्चन में बढ़ते हैं। मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा कि जिन पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन हैं, उन्हीं क्वेश्चन को बेस बना के उस टाइप के पैटर्न जो आपके एग्जाम में आते हैं या आते रहते हैं या आ सकते हैं इन फ्यूचर, वो आपको उसी टाइम एक्सप्लेन करूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये अभी 2022 का है, ठीक है। ये अभी यूपीएससी में आया है क्वेश्चन नंबर। ये मैं इसी PYQ मतलब प्रीवियस क्वेश्चन को उठा ले रहा हूँ। ये CSE अभी ये 2022 का है, ठीक है। इस सीरीज पूछे व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x इन द सीक्वेंस ऑफ 20, 10, 10, 15, 30, 75 एंड x। इसमें आपको x बताना है। इस टाइप की जो सीरीज रहती है, इसमें आपको क्या होता है, सीक्वेंस को एक बनाना पड़ता है कि जो भी पैटर्न, एक पैटर्न आपको फाइंड करना होता है, और वो पैटर्न जो उस सीरीज़ में फॉलो हो रहा है, उस सीरीज़ में या सीक्वेंस में, तो उसी पैटर्न में आपको जो एक मिसिंग नंबर दिया रहेगा, लाइक मिसिंग नंबर यहाँ पर x है तो ये आपको x पूछ रहा है। या कहीं कहीं ऐसा होता है कि वो सीरीज़ पूरी दे देगा, उसमें आपको बोलेगा कि आपको रॉन्ग नंबर फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे x फाइंड करना है, मतलब कि मिसिंग नंबर फाइंड करना है, ठीक। तो पहले देखते हैं चलिए कि इसमें पैटर्न कौन सा बन रहा है। 20, 10, फिर 10, फिर 15, फिर 30, 75 एंड देन x। अपन ये देखते हैं कि इसमें पहले कुछ डिफरेंसेस देखते हैं, ये नंबर कितने तेज़ी से बढ़ रहे हैं या कितने तेज़ी से घट रहे हैं, या बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं। अगर नंबर मान लीजिए कि कुछ थोड़े थोड़े करके बढ़ रहे हैं तो अपन वहाँ पर डिफरेंस लगाएंगे, है ना। या कोई डिफरेंस के बाद फिर कोई स्क्वायर प्लस माइनस समथिंग नंबर, देन उसका अगला या कुछ प्राइम नंबर ऐसा। पर यहाँ पर देखते हैं कि नंबर पहले यहाँ 20 से 10 हो रहा है, फिर 10 से 10 ही है। तो अगर अपन डिफरेंस लगाएंगे तो मान लीजिए कि यहाँ पर 10 डिफरेंस आया पहले में, दूसरे वाले में फिर आया 0 आ गया, तीसरे वाले में क्या आएगा, फिर 5 आ गया, फिर 15 आ गया, 15 30 में, फिर 75 आ गया, फिर तो x है, इसका नहीं पता, सॉरी, ये 30 to 75 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। पर यहाँ पर कुछ ऐसा बन नहीं रहा। एक बार चलते हैं मल्टीप्लिकेशन में, देखते हैं। तो ये 20 से 10 हुआ, 20 से 10 हुआ तो मान लीजिए कि अपन ने मल्टीप्लाई कितने का किया, 0.5 का, या यूँ कहूँ कि इसी को हाफ का मल्टीप्लाई किया। फिर 10 में 10 का 10 से 10 आया तो उसमें अगर मल्टीप्लिकेशन देखते हैं तो 1 का मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। फिर 10 में 15 का मल्टीप्लाई हुआ, मीन्स हम कह सकते हैं कि 1.5 का मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। अब 15 से 30 में मल्टीप्लाई हुआ तो इस बार 2 का मल्टीप्लाई हुआ। फिर 30 से 75 में अगर मल्टीप्लिकेशन देखें तो कितना हो जाएगा, ये
2.5 हो जाएगा। एक चीज़ आप नोट कर रहे होंगे कि पहले 0.5 था, फिर 1, फिर 1.5, फिर 2, फिर 2.5, मतलब क्या है कि ये 0.5 टाइम्स हर बार मल्टीप्लिकेशन में बढ़ता जा रहा है। तो अगर यही पैटर्न आगे फॉलो करें तो ये 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, तो अगला क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन का 3 टाइम्स हो जाएगा। अब आप 75 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत आसानी से आप बता सकते हैं 3 5 जा 5, 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 7 जा 21 और कैरी 1 22। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर आ गया अपना। बस यही फाइंड कर लेना रहता है। और इस टाइप की ये मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस कभी 0.5 से स्टार्ट होगा, कभी 1 से स्टार्ट होगा, या कभी किसी नंबर से स्टार्ट हो सकता है। ये आपको जनरली ये क्वेश्चन मिलता ही है, तो ये पैटर्न आप दिमाग में रखें बिल्कुल। ऐसे ही जैसे मैं बताया कि सोचने का तरीका डेवलप करिए कि जैसे मान लीजिए इसकी जगह कोई और क्वेश्चन आ गया तो उसमें डिफरेंस, अब देखिए नंबर्स को कि नंबर कितने तेज़ी से बढ़ रहे हैं या कितने धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, या उनके डिफरेंसेस अगर बढ़ रहे हैं तो डिफरेंसेस में कोई पैटर्न मिला या डिफरेंस में पैटर्न ना मिले, तो फिर आप उस पर देखिए कि कोई मल्टीप्लिकेशन का पैटर्न है। या कभी कभी ऐसा होता है कि अल्टरनेट नंबर एक बढ़ता है फिर दूसरा अल्टरनेट नंबर घटता है एक को छोड़ के, तो इस टाइप से भी होता है। ठीक, तो इसका आंसर 20 to 25 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 सी सेट का 2021। बाय द वे ये सेट बी में सेट ए डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, 2 friends X and Y start running and they run together for 50 meters in the same direction and reach a point। कह रहा है कि 2 फ्रेंड X and Y स्टार्ट करते हैं रनिंग एंड दे रन टूगेदर, एक साथ 50 मीटर इन द सेम डायरेक्शन। आप हिंदी में भी मैं लगाया हूँ क्वेश्चन, आप देख सकते हैं। ठीक है, उनमें से जो एक फ्रेंड है एक्स टर्न राइट एंड रन 60 मीटर। चलिए मान लीजिए कि यहाँ से 2 फ्रेंड ये चलते हैं इसी डायरेक्शन में। ठीक है, यहाँ से क्या होता है कि एक्स टर्न राइट, तो अगर इधर ये स्टार्टिंग पॉइंट है तो ये आपको, या आप जानते होंगे कि ये जब भी किसी कॉपी पेन में या हम कभी स्क्रीन पर कुछ ऐसा कुछ देखते हैं तो ये सबसे ऊपर नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, राइट डायरेक्शन में राइट हैंड में ईस्ट होता है और ये लेफ्ट में वेस्ट होता है। बस ये आपको हमेशा याद रखना है, हमेशा। तो मान लीजिए यहाँ से ये राइट चले, किसी भी डायरेक्शन में आप ले जा सकते हैं, पर हम जनरली क्या करते हैं लेफ्ट टू राइट चलते हैं, इसलिए मैं लेफ्ट टू राइट ले लिया। तो पहले ये दोनों चले, वहाँ से एक्स टर्न राइट, तो एक्स का राइट क्या होगा, ये नीचे की ओर होगा, एक्स टर्न राइट। ठीक है, एक्स टर्न राइट एंड रन 60 मीटर, तो मान लीजिए कि ये 60 मीटर ये चला। ठीक, वाइल बाई टर्न लेफ्ट एंड रन 40 मीटर, तो बाई लेफ्ट की ओर चला। जब एक्स का राइट ये होगा तो इधर से वाई का लेफ्ट ये होगा। ठीक है, और ये 40 मीटर चला। लिखने में थोड़ा सा लिखावट बराबर नहीं आ रही है। देन एक्स टर्न लेफ्ट, अब आप सोचो कि ये लेफ्ट राइट ये हम अपने तरफ से नहीं देखेंगे, एक्स और वाई या जो भी नॉमिनेशन दिया रहेगा उनके रिस्पेक्ट में देखेंगे कि उनका लेफ्ट कौन है उनका राइट कौन है। ठीक, बाई टर्न लेफ्ट यहाँ तक हो गया एंड रन 40 मीटर। ठीक, देन एक्स टर्न लेफ्ट एंड रन 50 मीटर एंड स्टॉप। अब एक्स का लेफ्ट कौन सा होगा, खुद सोचो आप, ये एक्स इधर आ रहा था ये वाली डायरेक्शन में, तो एक्स का लेफ्ट इधर होगा, है ना। एक्स कितना चलता है 50 मीटर और यहाँ पर आके रुक जाता है। ठीक, व्हाइल बाई टर्न राइट एंड रन 50 मीटर एंड देन स्टॉप। बाई राइट में तो बाई राइट चलता है ये 50 मीटर यहाँ पर और ये भी रुक जाता है। ठीक है, एंड देन स्टॉप। हाउ फार आर द 2 फ्रेंड्स फ्रॉम ईच अदर नाउ। अब आप खुद देख लो कि यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी थी 40, ये डिस्टेंस कितनी थी 60, है ना। तो और ये भी 50, ये भी 50, 50-50। तो आप ये डिस्टेंस आप बता दो खुद सोच के कि ये इसमें कितनी डिस्टेंस होगी। ये 40 और ये 60 टोटल 100 हो गया 100, तो ये भी 100 ही होगा ना। ये बस यही 100 उनके बीच की डिस्टेंस हो गई। आप ये देखेंगे कि मैं फार्मूले ज़्यादा आपको यूज़ नहीं कर पाऊँगा, कुछ स्टैंडर्ड चीज़ें जो नॉर्मली हमें पता होनी चाहिए बस वही आपको पता हो। मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम फार्मूले में आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँ। अब आप बताइए इसमें कौन सा फार्मूला लगा, कौन सी ज़्यादा
माइंड लगी। ये तो इजी क्वेश्चन हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ता हूँ। Which date of June 2099 among the following is Sunday? आपको संडे ढूंढना है। अब पता है आपको, आप ये भी थोड़ा सा नोटिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जून क्यों दिया है, क्योंकि अपना एग्ज़ाम कितना क्यों था, 5 जून को, है ना। 5 जून को अपना एग्ज़ाम था 2022 राइट। अब आपको ये पूछा जून में, जून की कौन सी डेट को 2099 होगा। बस आपको इसमें एक फंडा याद रखना है कि जो लीप ईयर होता है, जो नॉर्मल ईयर होता है, नॉर्मल ईयर जो होता है उसमें 365 डेज होते हैं। 365 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 ऑड आएगा। 7 7 55 35, एक कैरी आया, 15 हुआ तो 7 दूनी 14, 1 तो कैरी इसमें मतलब सॉरी रिमाइंडर कितना आया 1। यहाँ पर इन रिमाइंडर्स का क्या मतलब होता है, इन रिमाइंडर्स का मतलब ये होता है कि इतने एक्स्ट्रा डेज हैं, मीन्स जैसे कि 8 डेज हैं, वीक में 7 डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं, तो वीक में अगर 8 दिन की बात हो रही है, 8 डेज की बात हो रही है, तो 7 डेज तो वो पूरे पूरे हो गए। मतलब जैसे संडे से स्टार्ट किए तो संडे जाके सैटरडे मंडे तक, वो सॉरी सैटरडे तक ख़त्म हो गया, पर वो जो एक एक्स्ट्रा डे है तो वो संडे के बाद फिर एक मंडे हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ रिमाइंडर, यहाँ रिमाइंडर काम करते हैं। अब देखिए जून 2020 से हमें मान लीजिए कि ये जून 2022 से जून कहाँ जाना है 2099। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि 22 से 99 के बीच में कितने ईयर्स हो रहे हैं, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि 22 से 23 में जाएंगे तो आपको 1 ईयर होगा, है ना, 1 ईयर होगा। तो सेम वे 22 का जो लीप ईयर है, लीप ईयर कब होता है, जो हाँ ये नॉर्मल ईयर है, और लीप ईयर में ये जो 366 है, 365 है, वो 366 का मंथ हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो फरवरी होती है वो 29 की हो जाती है लीप ईयर में। तो टोटल जो एक्स्ट्रा डेज होते हैं वो 2 हो जाते हैं लीप ईयर में। लीप ईयर में एक्स्ट्रा डेज 2 हो जाते हैं, नॉन लीप ईयर में 1 हो जाता है, ठीक है। तो अब आप ये देखेंगे कि इसका जो फरवरी थी जून 2022 की, इसकी फरवरी तो ऑलरेडी पहले निकल चुकी है ना। तो अब हमें जून ये 22 से खास मतलब नहीं रहा, क्योंकि हमें यहाँ तक जाना है। आप यहाँ एक काम कर सकते हैं, 99 में से सबसे पहले तो 22 को माइनस कर दीजिए, तो कितना बचेगा 77। मतलब ये क्या है कि 77 ईयर आ गए आपके, इतने ईयर होंगे। अब इन 77 ईयर्स में से आप ये समझिए कि कुछ नॉर्मल ईयर होंगे, कुछ लीप ईयर होंगे, है ना, सीधी सी बात है। तो जो 77 है, मान लीजिए 77 में से अपने नॉर्मल ईयर कितने होंगे, लीप ईयर कैसे होंगे, ये कैसे पता लगाना है कि कौन से ईयर कितने ईयर नॉर्मल होंगे, मतलब कि 1 और डेज वाले, एंड जो लीप ईयर होंगे वो कितने होंगे। तो आपको पता है कि जो लीप ईयर होता है, लीप ईयर का फंडा क्या होता है कि जो 4 से डिविजिबल हो जाए वो लीप ईयर होता है। तो अब आप ये देखिए कि जो 22 है इसके आगे कौन सा डिविजिबल आएगा, 4 से जो डिविजिबल होगा, तो ये 24 आएगा, 28 आएगा, कहाँ तक आएगा 99 में, ये 96 तक आएगा, 4 से डिविजिबल, है ना लीप ईयर के लिए। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 4 × 6, 4 × 7, इसको क्या लिख सकता हूँ 4 × 24, 96 को, है ना। तो ये देखिए कि ये 26 से ये 24, ये 2024 है, अगर आप समझेंगे तो तो ये तो अपने कैलकुलेशन में शामिल है, बिकॉज 22 से अपने को जाना है 99 तक। तो ये 24 तो शामिल है, मीन्स ये वाला तो शामिल है, मतलब इसके पहले जो 5 आएगा, मतलब 4 × 5, कहाँ से 4 × 1 से 4 × 5 तक आएगा जो 5, ये अपने को हटाना है। तो 24 में से ये 5 अपन हटा दें, कितने हटा देंगे, 24 में से 5 को हटा देंगे तो 24 - 5 कितने आ जाएगा 19, 19 साल, ठीक है। तो 19 आ गया, तो 19 ये कितने हो गए 19 × 2 प्लस, ठीक है। अब आप देखिए कि टोटल कितने थे 77 थे, 77 में से ये 19, तो कितने हो गए 2 ऑड डेज वाले हो गए। तो रिमाइनिंग कितने बचे
58 है ना, 58 यहाँ से बचेंगे, तो ये 58 ईयर्स जो हुए ये 1 ऑड डेज वाले बचे। तो 19 इंटू 2 प्लस 58 इंटू 1, तो ये 19 दूना 38 प्लस ये 58, आप इनको ऐड कर लें कितना आएगा, 8 8 16 कैरी 1 5 3 8 1 9 96। ये 96 क्या आया है, ऑड डेज, नंबर ऑफ ऑड डेज। ठीक, तो नंबर ऑफ ऑड डेज आए हैं। अब इसमें आपको फिर निकालना है, तो 7 का डिवाइड करेंगे तो कैरी आपको कितना आना है उसको आपको नहीं दिमाग में रखना, नहीं समझना, सिर्फ इसमें रिमाइंडर ही काम आता है। तो 7 1 जा 2 बचा, और तो ये 26, तो 7 4 जा कितना आएगा, 28 आएगा। तो या तो अपन कह दें कि -2 कैरी आया, या फिर ये कह दें कि 5 आया कैरी, प्लस का 5, क्योंकि 7 तरीके 21 हो जाएगा, तो 26 - 21 कितना आ जाएगा, 5। तो या तो 5, तो 5 दिन बाद हम चले जाएँ, कितना आ रहा, 5 दिन, या तो 5 डेज आया, या तो -2 भी कर सकते हैं, क्योंकि 5 में से 7 को माइनस करेंगे तो ये -2, या तो हम +5 कह दें, क्योंकि वीक में 7 डेज होते हैं, इसलिए हम 7 का ये डिवाइड कर रहे हैं, जो भी कैलकुलेशन में 7 ले रहे हैं। या तो हम 5 डेज मतलब कि 5 और डेज मतलब 5 डेज आगे निकल जाएं, या फिर 2 दिन पहले आ जाएं। तो अब आप समझिए कि मान लीजिए कि 5 जून को संडे था, ठीक है, तो 2 दिन पहले आना है आपको। तो जब वहाँ पर आप अभी तो इसको 2 दिन को हटा दीजिए, 5 जून को 2 दिन, ये जो माइनस आया है ना -2, तो -2 तो 5 में आपको 5 को संडे था, तो 5 जून से 5 जून को वहाँ कौन सा दिन पड़ेगा, 2 दिन पहले मतलब कि फ्राइडे, ये -2 आया है तो फ्राइडे पड़ेगा ना 5 जून को। 5 जून 2099 को कौन सा दिन पड़ेगा, फ्राइडे पड़ेगा। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि संडे कौन से तारीख को पड़ेगा, कौन से जून को पड़ेगा, ऑप्शन में दिया 4 5 6 7, तो जो फ्राइडे अगर 5 को पड़ रहा है तो आप खुद ही बता दो कि संडे कब पड़ेगा, तो 5 के बाद 6 को सैटरडे पड़ेगा, 7 को संडे पड़ेगा, तो ये 7 जून जो है यही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये 7 जून जो है आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 5 जून को तो फ्राइडे पड़ रहा है ना, फ्राइडे पड़ रहा है 5 जून को, अपने से पूछा कि संडे क्या है, तो बस यही है कि अब मैं इसमें कौन सा, अब आप देखेंगे कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन में ये इतना कैलकुलेशन हो गया, इतना हो गया, तो अब आप इनको मत देखिए, ये सब मत देखिए, आप ये देखिए कि एक फंडा कौन सा है, एक कौन सा मेन पॉइंट है जिस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो लीप ईयर, नॉन लीप ईयर, लीप ईयर क्या होता है, जो 4 से डिविजिबल होता है, नॉन लीप ईयर क्या होता है, जो 4 से डिविजिबल नहीं होता। हाँ, एक चीज़ और आपको याद रखना है कि जो लीप ईयर होता है, जो सेंचुरी ईयर होता है, मान लीजिए कि 2100 हो गया, तो वो 4 से डिविजिबल तो है, तो वो नहीं काउंट होगा, लीप ईयर 2100 नहीं होगा। जो सेंचुरी ईयर होता है, मतलब शताब्दी ईयर हिंदी में बोलते हैं, वो 4 की बजाय 400 से डिवाइड होना चाहिए, तो लीप ईयर होगा। मतलब या तो मैं यूँ कहूँ कि आप पहले तो 00 हटा दीजिए सेंचुरी का, उसके बाद 4 से डिवाइड करिए, या फिर पूरा जो सेंचुरी ईयर है लाइक 2100 2200 या 2000 उनको 400 से डिवाइड करिए। अगर वो 400 से डिविजिबल होंगे तो जाके लीप ईयर होगा, अदरवाइज नहीं। ठीक, बस यही फंडा है, सिंपल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच नंबर अमंग दिस 1 2 3 4 नंबर इज स्मॉलेस्ट, आपको स्मॉलेस्ट पूछा है। देखिए मैं कंपेयर करके आपको बताता हूँ कि इसमें स्मॉलेस्ट या हाईएस्ट कैसे निकालते हैं। ठीक है, आप 2 नंबर्स को ले लीजिए, आपको स्मॉलेस्ट पूछा है, तो उन 2 नंबर्स में मान लीजिए कि आपने एक्स और वाई को लिया, आपको नहीं पता कि एक्स बड़ा है कि वाई बड़ा है, अपने को निकालना है स्मॉलेस्ट। तो एक्स और वाई में मान लीजिए कि एक्स छोटा हो गया, वाई बड़ा हो गया, तो वाई बड़ा हो गया तो अपने को तो निकालना स्मॉल है, तो वाई बड़ा हो गया मीन्स वाई को तो हम हटा दिए, फिर जेड निकाल दे, तो एक्स और जेड में कंपेयर कर लिए। मान लीजिए कि बाय द वे जेड भी बड़ा हो गया, तो जेड को भी बाहर कर दिए। ठीक, बचा एक्स छोटा, क्योंकि अपने को छोटा निकालना है। और फिर कोई नंबर मान लीजिए कि डब्ल्यू हुआ, तो एक्स और डब्ल्यू, 4 में से डब्ल्यू तो 2 को कंपेयर कर लिया, अब उनमें से जो छोटा है वही तो चारों का कंपेरिजन हो गया, तो उन चारों में से वही छोटा हो जाएगा। सेम चीज़ अगर स्मॉलेस्ट की बजाय ये हाईएस्ट की बात करता तो उल्टा कर देते कि जो हम हाईएस्ट वाले को मल्टीप्लाई भगा रहे हैं बाहर, जो बड़ा हो गया, तो फिर उसको स्मॉलेस्ट वाले को बाहर कर देते। चलिए चेक करते हैं, देखते हैं।
पहले इन दो नंबर्स को लेते हैं। अब इनको चेक कैसे करेंगे, ये बहुत बड़े नंबर्स हैं, तो आपको ये समझना है कि इन नंबर्स को की पावर को मिला के टोटल कैलकुलेट नहीं करना, हमें टोटल कैलकुलेट नहीं करना है। हमें या तो सिर्फ कोई दो नंबर जैसे उठा रहे हैं, कोई भी दो नंबर्स को अगर कंपेयर कर रहे हैं तो या तो उनका बेस सेम कर लें या उनकी पावर को सेम कर लें। अगर उनमें से जो भी सेम हो गया तो उसके आधार पर हम बता पाएंगे कि हाँ ये बड़ा है ये छोटा है, पक्के में बता पाएंगे। ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कभी कि वो इक्वल नंबर हो जाएंगे दोनों, इतना ही हो सकता है। चलिए मान लीजिए कि पहले वाले दो को मैं कंपेयर करता हूँ, 2 की पावर 40 एंड 3 की पावर 21। ठीक है, मुझे क्या करना है, इसमें स्मॉलेस्ट फाइंड करना है। ठीक है, अब आप एक बात बताइए, चलिए अभी इसको रखते हैं अलग से। इसमें 2 की पावर 40, पहले जो बेस ये 4 की पावर 18 है, इस 4 की पावर 18 को क्या मैं 2 की पावर 2 की पावर 18 लिख सकता हूँ। 4 को मैं 2 का स्क्वायर, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 18 2 जा 36। अब आप ये बताइए कि एक 2 की पावर 40 है, एक 2 की पावर 36 है। अब आप इसलिए बता सकते हैं ना कि ये नंबर बड़ा होगा और ये नंबर छोटा होगा। 2 पावर 36 छोटा है, 2 पावर 36 कहाँ से आया, ये 4 पावर 18 से। ठीक है, तो ये नंबर तो हमारा गया पहला वाला, है ना, क्योंकि ये बड़ा है, अपने को निकालना छोटा है। चलिए अब 4 की पावर 18 एंड 8 की पावर 12, तो ये 4 की पावर 18 एंड 8 की पावर 12, इन दोनों को कंपेयर करते हैं। ठीक है, इनका या तो बेस हमें सेम बनाना है या फिर पावर सेम बनानी है। तो ये तो 4 है, ये 8 है, 8 को मैं 2 की पावर 3 कर दूँ, इसको 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 की पावर 18 इसको मैं लिख सकता हूँ, और इसको 2 की पावर 3 की पावर 12 लिख सकता हूँ। इन दोनों कंपेयर कर आप देखिए तो 2 की पावर 18 2 जा 36 हो गया, एंड ये 12 3 जा 12 3 36। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। देखिए बेस भी सेम है, पावर भी सेम है ना, तो ये दोनों नंबर इक्वल हो गए। तो मतलब इन दोनों में से तो कोई एक ही हो सकता है, और इक्वल हो गए तो दो तो आंसर हो नहीं सकते। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि पहला नंबर 2 की पावर 40 तो मैं पहले ही बाहर हो चुका है यहाँ से, वो बड़ा था, है ना। अब ये 2 की पावर 36 2 की पावर 36 इक्वल हो गए। 2 की पावर 36 मतलब 1 की 4 की पावर 18 और ये 8 की पावर 12, तो ये दोनों नंबर्स इक्वल हो रहे हैं। तो दोनों एक साथ तो ऑप्शन में है नहीं ना, ऑप्शन में दोनों एक साथ तो नहीं है, मतलब ये दोनों भी नहीं होंगे। ऐसा तो नहीं है कि ये आइदर दिस और दिस, जैसे 1 2 1 3 2 3 2 4 ऐसा करके तो ऑप्शन में है नहीं। तो अगर एक नंबर पहले ही बाहर हो चुका है, ये दो नंबर फिर इक्वल हो गए, मतलब ये दोनों भी नहीं होंगे एक साथ, है ना। तो आप डायरेक्ट जा सकते हैं कि जो जिसको हमने कंपेयर नहीं किया वो नंबर बड़ा होगा, है ना। चलिए अगर आप डायरेक्ट नहीं जा सकते तो दूसरा अप्रोच देखते हैं। ठीक, मैं अब इन दोनों में से 4 की पावर 18 एंड 8 की पावर 12 एंड इन दोनों में से किसी एक को इसके साथ कंपेयर कर लेता हूँ, है ना। तो 3 की पावर 21 8 की पावर 12, ये 3 की पावर 21 8 की पावर 12, ठीक है, यही दिया है। अब इनमें अपने को पावर क्या करनी है, इक्वल करनी है। तो ये इसकी पावर 3, इसको 21 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 7 और इसको 3 इंटू 4, है ना, यही कर सकता हूँ। तो 3 की पावर 7 की पावर 3, 8 की पावर 4 की पावर 3, 7 3 21 4 3 12, ये मल्टीप्लाई हो जाता है अगर आप सिंपल टर्म्स में देखें। 3 की पावर 7 कितना होता है आपको पता है, आपको नहीं पता तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे, 3 की पावर ये 7 को 3 इंटू 7 टाइम्स कर सकते हैं। 3 इंटू 7 नहीं करना, 3 इंटू 3 इंटू 3 ये 7 टाइम्स करना है इसको ऐसे। तो 3 की पावर 7 बाय द वे मैं आपको बताऊं तो ये 343 होता है, ठीक है। 8 की पावर 12 का मतलब क्या, 8 की पावर 4 का मतलब क्या हुआ, 2 की क्यूब का पावर 4, मतलब कि 2 की पावर 12 है, और 2 की पावर 12 कितना होता है 4096। अब इसकी भी पावर 3 हो गई, इसकी भी पावर 3 हो गई। अब देखिए पावर दोनों की सेम है 3 3, तो अब आप बेस को कंपेयर कर सकते हैं, ये 343 बड़ा है कि 4096 बड़ा है। ऑफकोर्स ये बड़ा है,
तो ये बड़ा है, ये छोटा है, अपने को छोटा फाइंड करना है। अब आप सोचेंगे कि मैं इनको, अब आप अंदाज़ा लगाइए कि मैं पावर को क्यों नहीं चेक कर रहा हूँ इनकी, मतलब कि पावर को जब सेम आ गई तो फिर कंपेयर बेस को कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि ये बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर की पावर हमेशा एक बड़ा नंबर देगा, छोटे नंबर की पावर उसके कंपेयर में तो छोटा नंबर देगा ना। मीन्स ये 343 की पावर 3 मीन्स ये नंबर आया ना छोटा, सबसे छोटा। तो आप पीछे जाइए, 3 की पावर 21 सबसे छोटा हो जाएगा। देखिए यहाँ से भी हमने कैलकुलेट किया तो ये भी सही हो गया। और वहाँ इन दोनों को कट करके कि मतलब ये दो अगर ऑप्शन में आ गए, एक तो पहले ही बाहर हो गया, ये दो भी हट गए तो तीसरा यहाँ से आ गया। और अगर आपको फिर भी संतोष नहीं हुआ कि आपको लगता है कि नहीं हम कुछ गलत कर रहे हैं, तो इन दोनों में जब इक्वल आ गए इन दोनों में से किसी एक को उठा लीजिए और जो रिमाइनिंग एक नंबर बचा उसको उठा लीजिए। तो ये ऑलरेडी कंपेयर हो गया। ठीक, अब आप बताइए यहाँ पर मैं कौन सा फार्मूला लगाया? कुछ भी फार्मूला नहीं लगा, आपको भी ऐसे ही करना है एग्जाम टाइम में। ये तो आपको समझाने के लिए इतना बता रहा हूँ, नहीं तो ये तो सेकेंडों का क्वेश्चन है। बस आपको अप्रोच में बता रहा हूँ कि आपको अप्रोच क्या अपनाना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। एक्स एंड वाई रन अ 3 किलोमीटर रेस अलॉन्ग अ सर्कुलर कोर्स ऑफ अ लेंथ 300 मीटर। मतलब एक्स एंड वाई एक सर्कुलर में 3 किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर में कितने होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। तो 3 किलोमीटर की मतलब 3000 मीन्स 3000 किलोमीटर है, 3000 मीटर है। और वो उसकी ट्रैक की लेंथ कितनी है? 300 मीटर। मतलब 300 मीटर ट्रैक की लेंथ है, मीन्स सरकमफेरेंस है, और वो 3000 मीटर रन कर रहे हैं। मीन्स वो आप समझ पाएंगे कि कितनी बार दौड़ रहे हैं उस ट्रैक पर? 10 बार, 10 टाइम्स, तब जाके ना 3 किलोमीटर होगा। ठीक है, देयर स्पीड आर इन द रेशियो 3:2। उनकी जो स्पीड का रेशियो 3:2 है। टोटल ट्रैक की लेंथ 3 किलोमीटर है। ठीक, दे स्टार्ट टूगेदर इन द सेम डायरेक्शन। हाउ मेनी टाइम्स वुड द फर्स्ट वन पास द अदर? स्टार्ट ऑफ नॉट काउंटेड एज अ पासिंग। मीन्स जब दौड़ना शुरू करते हैं जिस पॉइंट से, तो सेम पॉइंट से दौड़ रहे हैं तो वो काउंट नहीं होगा। चलिए देखते हैं। ये सर्कल है, इसकी लेंथ कितनी है? 300 मीटर है ना। 300 मीटर लेंथ है और इसको 10 राउंड वो लगा रहे हैं। चलिए 300 मीटर मान लीजिए ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ये A B C, ये 3 पॉइंट में अगर मैं बांटा हूँ तो 300 मीटर है, तो ये 100 मीटर है ना। आप समझ पाएंगे। मान लीजिए पहला वाला, इनकी स्पीड का रेशियो 3:2 है। पहला वाला मान लीजिए 300 मीटर जब चलेगा तो दूसरा वाला 200 मीटर चलेगा, है ना, यही है ना। तो चलिए देखते हैं कितनी बार क्रॉस करते हैं। ये ए से चले तो इसको तो काउंट करना नहीं है, तो ए से पहली बार जब चला यहाँ से, तो ए यहाँ 300 मीटर चल के यहाँ आ गया। इस टाइम बी कहाँ पहुँचा? जब ए 3 पार्ट चला तो बी सी तक पहुँचा, है ना। ठीक है ना। अब फिर ये आगे बढ़ेंगे तो ये यहाँ से बढ़ के ए वाला जो है यहाँ से बढ़ के फिर यहाँ आएगा, और उसके पहले बी जो है ये यहाँ से 200 मीटर यहाँ पहुँचेगा, है ना। तो बी आगे आगे बढ़ रहा है, यहाँ पहुँचता है, और ए जो है वो मतलब कि जो पहला वाला है वो यहाँ से एक बार फिर राउंड लगा के यहाँ आया। बी जब यहाँ पहुँचा आगे आगे, तब ए यहाँ से घूम के यहाँ आया। अभी भी मिलन नहीं हुआ उनका, मतलब मीटिंग पॉइंट नहीं आया। कितने राउंड हो गए? 2 राउंड हो गए, 2 राउंड हो गए, अभी भी उनका मीटिंग पॉइंट नहीं आया। ठीक, अब देखिए, चलिए तीसरा राउंड फिर ए तो यहीं हर बार अपना 3 टर्न पूरा कर रहा, तो जब बी जो है यहाँ से आके यहाँ पहुँचेगा, और ए जो मतलब कि पहला वाला जो है वो यहाँ से आके वो भी यहीं पहुँचेगा, तो 3 राउंड में एक बार मीटिंग हुई। आप समझ पा रहे हैं ना, 3 राउंड में एक बार उनकी मीटिंग हुई, 3 राउंड में एक बार मीटिंग हो रही। और उन 3 राउंड्स में पहले राउंड दूसरे राउंड में कोई मीटिंग नहीं हो रही, तीसरे राउंड में उनकी एक मीटिंग हो रही। तो सेम चीज़ फिर से वो इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पर मिल गए, तो फिर चौथे और 5वें राउंड में फिर नहीं मिलेंगे, 6वें राउंड में फिर वो एक बार मिलेंगे। तो तीसरे राउंड में मिल रहे हैं, 6वें राउंड में फिर एक बार मिलेंगे, 9वें राउंड में फिर एक बार मिलेंगे। ठीक, तो 9 राउंड हो गए। 9 राउंड में कितनी बार मिलेंगे? 3 राउंड में 3 बार मिले, 3 बार मीटिंग हुआ। अब ये जो 10वां राउंड होगा उसमें फिर नहीं मिलेंगे, 11वें राउंड में फिर नहीं मिलेंगे, फिर 12वें राउंड में मतलब 12th राउंड में मिलेंगे। तो यहाँ तो अपने को कितने राउंड लगाने हैं? कितने चक्कर लगाने हैं? 3 किलोमीटर है तो 10 ही राउंड लगाने हैं ना। 10 राउंड में वो तीसरे 6वें 9वें मतलब 3 राउंड में मिल रहे हैं, फिर 10वें राउंड में नहीं मिल रहे हैं, मतलब
3 ही बार मिले ना, तो बस सिंपल यही आंसर 3 बार। आपको क्या करना है, इसमें कुछ नहीं लगाना। स्पीड अपने को 3:2 दिया है ना। उसकी ट्रैक की लेंथ दिया है, ट्रैक में 10 बार दौड़ रहे हैं ये लोग, तो 10 में से 3 बार वो मिल रहे हैं, मतलब तीसरी बार, छठवीं बार, 9 टाइम्स, मतलब इस बार वो इतने 3 के जो मल्टीपल्स आ रहे हैं उनके राउंड नंबर ऑफ राउंड्स में मिल रहे हैं वो। बाकी उसके अलावा जो रिमाइनिंग बच्चे आगे पीछे उनमें नहीं मिल रहे हैं। तो 10 राउंड लगाने हैं, 10 राउंड में से तीसरे, छठवें, 9वें में मिल रहे हैं, बस 3 बार आंसर आ गया। कोई बड़ा कुछ भी पूछे नहीं है ऐसा इसमें, इजी है ना। हिंदी में बड़े क्वेश्चन लगे हैं, आप हिंदी में भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इन ऑर्डर ऑफ द लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज, इफ द ऑर्डर ऑफ द लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज रिवर्स्ड and each letter represented the letter whose position it occupy। मतलब ये कह रहा कि इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेटिक आर्डर हैं उनको रिवर्स आर्डर में रिवर्स कर दिया जाता है। जैसे ABCD है तो ABCD को लेफ्ट टू राइट होता है, तो इसको ABCD को राइट से लेफ्ट लिख रहे हैं, या यूँ कहूँ कि A से लेके Z तक जा रहे हैं, हम नॉर्मली जाते हैं, तो इस केस में बोला है कि हमें Z से लेके A तक जाना है, ठीक। या तो यूँ कहूँ कि Z से लेके A तक जाना है, उल्टा करना है, या फिर यूँ कहूँ कि ABCD जो हम लेफ्ट से लिखते हैं, लेफ्ट से लिखने की बजाय राइट से लिख दें इसको, ये कह रहा। जैसे ये देखिए ABCD हम ऐसा लिखते हैं ना, Z तक जाते हैं ऐसा, तो यहाँ पर क्या करना है, Z/X ऐसे करके ये जाना है ABC, मतलब सॉरी CBA ऐसे जाना है, सी यही कह रहा। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स लखनऊ। अब देखिए मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस में बस आपको सेकेंडों में गेम हो जाएंगे, मतलब सेकेंडों में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। देखिए ए की पोजीशन पहले कितनी थी, 1 थी, जेड की 26, जेड ये आखिरी नंबर पर 26 आता है ना। अब अगर ये जेड नई सीरीज में भी बात करूँ तो पहले नंबर पर आ गया, तो मीन्स 26 और 1 27। बी की पहले सेकेंड पोजीशन थी, अब जाके बी की कितनी पोजीशन हो गई, 25 हो गई, तो बी की यहाँ 2 थी, यहाँ 25, तो फिर दोनों की पोजीशन को ऐड करिए तो 2 + 25 27। ए की पोजीशन को ऐड करेंगे तो 1 + 26 लेटर होते हैं ना इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, तो पहली पोजीशन थी, अब 26 मतलब लास्ट पोजीशन है, तो 27 इनका भी, बी का भी 27, सी का भी 27 आएगा, बिकॉज यहाँ से 24 आ जाएगा इस सीरीज से अभी उल्टा करने पर। और जो पहली सीरीज थी उसमें 3 था, तो 3 + 24 कितना हो गया, 27 हो गया, ठीक है। तो हर बार 27 ही आ रहा है। अब बस आपको यही चेक करना है। देखिए अब लखनऊ को कोड करना है, तो लखनऊ को अगर आप कोड करेंगे तो L, आपको ये याद रखना है, जैसे इंग्लिश में ABCD होता है ना, तो हमें पूरा ही याद करना है कि A की पोजीशन ये होती, B की ये होती है, O की वो होती, ये की होती, बाई की इतनी, हमें इतना याद करेंगे ना तो हमारे दिमाग में बर्डन आ जाता है। तो मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि जैसे कुछ स्टैंडर्ड बीच बीच के हो गए, आप उनको याद रख लें। A का 1 होता है, आपको पता ही, ABCDE तो आपको सबको पता होता है, E का 5 होता है, ठीक। उसके बाद J का जो होता है वो 10 होता है, O का जो होता है 15 होता है, T का जो होता है 20 होता है, ठीक है। उसके बाद बाई का जो होता है 25 होता है, Z का होता है 26 होता है। आपको ये स्टैंडर्ड याद रखना है, इस पर फिर आपको जो नंबर्स लेटर्स मिले उनको आगे पीछे करके वो समझ लेना है, पर आप ये स्टैंडर्ड है, बस आप इतना याद रखेंगे ना तो काम हो जाएगा, कोई वो नहीं, मतलब ये जल्दी के लिए मैं बता रहा हूँ। बाकी तो आप लिख के इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, वो याद रहेगा तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो इस क्वेश्चन को चेक करते हैं। मतलब क्या, यहाँ से आपने क्या देखा कि टोटल सम उनका 27 आना चाहिए। क्वेश्चन का सम 27 अगर आपको लाना है तो देखिए, अब जैसे हमने बताया कि J का 10 होता है, तो J के बाद K L, तो अगर K का 11 हो जाएगा, L जो है उसका 12 हो जाएगा, 12, तो 12 है, ठीक है। अपने को लाना कितना है, 27 आना है सम। तो जब 12 इसकी पोजीशन आ चुकी है 12th पर, तो अभी कितना ऐड कर दें कि 27 आ जाए, तो 15 ऐड करने पर 27 आएगा ना। तब आप ये लेफ्ट में देखिए L की रिप्लेसमेंट पर, L की जगह कि 15 मतलब O की पोजीशन होती है, तो 15 में O कौन कौन से ऑप्शन में है, तो 15 मतलब O तो सभी ऑप्शन में है, ठीक। तो लेफ्ट साइड से तो ये चारों हैं। अब चलिए राइट साइड से चलते हैं। राइट में क्योंकि DEED, तो 2 ऑप्शन तो पहले ही हट जाएंगे अगर मैं इसको कैलकुलेट कर लिया तो। अब आप बताइए कि W आखिरी में है, तो W की पोजीशन क्या होती है, ये रहा WX/Z, 26, 25, 24, ये 23, तो W की पोजीशन 23 होती है। 27 अपने को लाना है, तो आप बताइए कि 23 में कितना ऐड कर दूँ कि 27 आ जाए, तो 4 ऐड करने पर
आ जाएगा, है ना। और 4 किसकी पोजीशन होती है, डी की होती है। तो डी या तो ये ऑप्शन में आखिरी में इसमें है या तो ये दोनों तो हट गए पहले ही, है ना। अब डी के बाद जो भी डिफरेंट है देखिए ये एल इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, एम सेम है, एम सेम है, पी सेम है, पी सेम है, एक्स सेम है, एक्स सेम है। बचा क्या, सेकेंड लेटर स्टार्टिंग से जी और इसमें एफ। बस यही अपने को चेक करना है। मतलब स्टार्टिंग से ये देखिए यू की पोजीशन एक ही लेटर देखिए। अब जितने सेम है उनको ज़बरदस्ती उनमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है हमें तो ऑप्शन एलिमिनेट करना है। जितने बाहर हो जाए उतनी कम मेहनत लगेगी, उतना कम टाइम लगेगा, ठीक। यू को चेक करते हैं। यू की पोजीशन कितनी होती है, 21। क्यों, क्योंकि टी होता है, टी की हमने याद कर लिया कि 20 है, तो टी के बाद यू ही आता है, तो यू की पोजीशन 21 है। अपने को लाना कितना है, 27 लाना है, क्योंकि उसी नंबर का जब उसके रिवर्स पोजीशन पर जाते हैं तो 27 होता है। तो 21 तो है ही सही यू की पोजीशन। अब ये लाना है अपने को 27। तो मतलब अपने को रिक्वायर कितनी और है, 6 की, मतलब 6 पोजीशन की। तो छठवीं मतलब 6th पोजीशन किसकी होती है, 6th पोजीशन बताइए, एफ की होती है ना। तो ये एफ में ये आंसर एफ हो जाएगा। ये जी कैंसिल हो गया, तो ये भी कैंसिल हो गया, मतलब यही एक बचा, ठीक। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, ये कुछ स्टैंडर्ड पोजीशन हो गई, ये स्टैंडर्ड कुछ पोजीशन हो गई, बाकी ये तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं सब, ठीक है, लल्लू क्वेश्चन हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ टूर्नामेंट ऑफ अ चेस हैविंग 150 entrants, a player is eliminated whenever he loses a match। मतलब ये टूर्नामेंट में बोल रहा है कि 150 एंट्रेंस या 150 प्लेयर हैं या 150 गेम होते हैं। आप मतलब गेम तो नहीं, 150 जनरली आपको प्लेयर्स देगा या 150 एंट्रेंस हैं, ठीक है। और उसमें प्लेयर्स जब भी हारते हैं, मीन्स प्लेयर जब भी लूज़ करते हैं तो मैच से मतलब टूर्नामेंट से बाहर हो जाते हैं। मीन्स ये आप इसको ये कह सकते हैं कि एलिमिनेशन जैसा है। इफ द गिवन दैट नंबर मैचेस it is given that the number of matches it is given that no matches result in a tie or draw, how many matches are played in the entire tournament। मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चन की एक ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक दरअसल ये है कि उसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा में नहीं करना। देखिए मैं आपको हमेशा के लिए बता देता हूँ, आप इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, इस ट्रिक को। मान लीजिए कि टोटल n प्लेयर हैं, ठीक है, कितने n प्लेयर्स हैं या n गेम मतलब n प्लेयर्स हैं या टूर्नामेंट में, ठीक है। तो उसमें जीतता कितने हैं, आखिरी में जाके अगर कोई बंदा मतलब या कोई टीम बात हो रही या कोई प्लेयर्स की बात हो रही कि वो जब भी हारता है तभी वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाता है ना। तो उसमें फाइनलिस्ट तो एक ही होगा ना। फाइनलिस्ट का मतलब कि जो फाइनल जीत रहा, मतलब विनर। फाइनलिस्ट 2 टीमें या 2 प्लेयर्स खेलते हैं, पर जो फाइनल मैच जो जीतता है या कहूँ कि टूर्नामेंट का विनर या विनर टीम कौन होगा, तो वो कोई एक ही बंदा होगा ना। कोई एक होगा जो फाइनल टूर्नामेंट जीतेगा, है ना। टूर्नामेंट तो कोई एक ही जीतता है ना, बाकी हारते कितने हैं, n-1 तो हार जाएंगे ना, ये लूज़र हो गए। लूज़र कोई किसी राउंड में हारा, कुछ किसी राउंड में हारे, कुछ किसी राउंड में हारे, कुछ किसी राउंड में हारे। सभी एक राउंड में जरूरी नहीं कि एक ही राउंड में हार रहे हैं। कोई किसी राउंड में हार के बाहर हो रहा, कोई अगला कोई किसी राउंड में बाहर हो रहा हार के, कोई किसी राउंड में, मतलब इतने लूज़र हो गए, है ना। विनर कितने हुए, n, एक विनर हुआ, बाकी इतने लूज़र हुए। तो अब आप ये बताइए कि जितने बंदे कब बाहर हो रहे हैं, जब वो उस मैच में हार रहे हैं, मतलब लॉस कर रहे हैं वो मैच, है ना। वो मैच जब वो लूज़ कर रहे हैं तभी तो बाहर हो रहे हैं ना। तो जब n-1 बाहर हो रहे हैं मीन्स n-1 मैचेस हुए होंगे, n-1 मैचेस हुए होंगे तभी ना। अब मान लीजिए मैं उदाहरण अगर दूं कि ये 4 हैं, तो 4 में से पहले राउंड में 4 ABCD हो गए, ठीक है, ABCD। तो मान लीजिए कि पहले राउंड में A B भिड़े, तो A जीत गया, B बाहर हो गया, तो एक तो B यहाँ से हारा, फिर C D में से मान लीजिए कि D जीत गया और C बाहर हो गया, तो 2 तो पहले बाहर हो गए, है ना। अब फिर ये अगली बार फिर ये भिड़ेंगे, तो इनमें से मान लीजिए कि A जीत गया, तो A अकेले जीत रहा ना, D तो बाहर हो गया, तो एक यहाँ से बाहर हुआ, हारा, तो 2 यहाँ से हारे, एक यहाँ से हारा, तो n- मतलब 3 हार गए ना। टोटल 4 थे, 4 में से 3 हार गए, जीता कितना, एक ही जीता ना। अब ये समझिए कि 2 तो पहले राउंड में बाहर हुए, बाकी एक दूसरे राउंड में बाहर हुआ,
यही मैं पहले बता रहा था कि कुछ किसी राउंड में बाहर होंगे, कुछ किसी राउंड में बाहर होंगे, उनमें से जीतता एक ही है। मतलब कि ये जो विनर एक होगा, n-1 लूज़र होंगे। तो n-1 जब लूज़र हैं तो लूज़र कब बने, वो उतने ही मैच जब हारे हैं तब तो लूज़र बने हैं। मीन्स नंबर ऑफ मैच आपको हमेशा n-1 ही याद रखना है। अब आप बताइए 150 एंट्रेंस है, n-1 टोटल क्या बोल रहा है उसमें कि हाउ मेनी मैचेस आर प्लेड इन द इंटायर टूर्नामेंट। इंटायर टूर्नामेंट में 150 अगर इंटरेंट हैं तो 149 मीन्स 150 -1 149 तो हमेशा लूज़र होंगे, या यूँ कहूँ कि 149 मैचेस होंगे टोटल। ठीक है बताइए इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं इसी पर बेस्ड एक और कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। ये मान लीजिए कि 150 के बजाय 200 दे दे, या आपको 200 के बजाय 500 दे दे, 1000 दे दे, तो यही प्रोसेस आपको लगानी है। एक विनर होगा, बाकी n-1 लूज़र होंगे, मतलब n-1 टोटल मैचेस होंगे। ठीक है, इसमें आपको ये भी पूछ सकता है कभी कभी कि कितने राउंड्स होते हैं। ठीक है, कितने राउंड हुए, ये पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में कितने राउंड हुए। तो देखिए राउंड की बात मैं बताता हूँ। मान लीजिए कि 150 प्लेयर हैं, ठीक है, तो आधे आधे करके मैच होते हैं, या टीम है तो दो दो टीम भिड़ती है, या प्लेयर हैं तो दो प्लेयर भिड़ते हैं ना एक मैच में। तो इसलिए दो प्लेयर्स भिड़ते हैं तो आपको दो को डिवाइड करना है, दो से, मतलब जो भी जितने भी नंबर ऑफ मैचेस आपको दिया है उनको दो से डिवाइड करना है, और ये डिवीजन 1 तक ले जाना है। वो सीरीज कैसे फॉलो करनी है मैं बताता हूँ। मान लीजिए कि 150 प्लेयर्स हैं, तो आपको दो से डिवाइड करना है, तो ये 75 आएगा, है ना। 75 आप फिर इसको दो से डिवाइड करिए। अब आपको क्या करना है कि बस ये जहाँ ऑड नंबर है ना, तो जो भी आए मान लीजिए कि डेसिमल में आएगा, तो उसको अब अगला इंटीजर ले लेना है अपने को। क्या करना है, अगला इंटीजर। तो जैसे 75 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये 2 3 जा एंड 2 7 मतलब 37.5 आएगा। तो 37.5 को आप अगला इंटीजर ले लीजिए, तो ये 38 ले लीजिए। ठीक है, अब ये इसको फिर से डिवाइड करिए 2 से, तो ये कितना आएगा 19। फिर आप इसको 2 से डिवाइड करिए। अब इसको आप डिवाइड करेंगे 19 मतलब 19 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 9.5। 9.5 को आपको फिर से अगला इंटीजर ले लेना है, तो वो आपको 10 ले लेना है। ठीक है, 10 को फिर डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, कितना आएगा 5। यहाँ लिख देता हूँ, तो 5 आया। ठीक है, 5 को फिर से आप 2 से डिवाइड करिए तो कितना आएगा 2.5 आएगा। तो 2.5 को फिर से आपको अगला इंटीजर ले लेना है, तो ये 3 लेना है। 3 को फिर से 2 से डिवाइड करना है, तो कितना आएगा इस बार 1.5 आएगा। 1.5 को फिर अगला इंटीजर ले लेना है 2। अब फिर आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 आएगा। आपको ये प्रोसेस लगानी है, बस आपको क्या करना है 1 तक लाना है, 1 तक खींच के लाना है इसको। ठीक है, और जहाँ जहाँ कोई डेसिमल में आए 2 से डिवाइड करने पर कहीं इंटीजर आएगा, कहीं डेसिमल में 0.5 आएगा, है ना। तो जहाँ भी 0.5 आ रहा है तो वहाँ आपको अगला इंटीजर ले लेना है, उसके अगला, पिछला नहीं लेना, ध्यान रखना, पीछे वाला नहीं, अगला इंटीजर ले लेना है। अब ये आप गिन लीजिए कि ये कितने राउंड, कितने बार आपने डिवाइड किया 2 से। जितनी बार आपने 2 से डिवाइड किया उतने ही राउंड होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब टोटल राउंड कितने हुए, 8 राउंड हुए। आप इनको राउंड पहला भी दे सकते हैं, राउंड 2 भी दे सकते हैं नाम। ठीक है, ये राउंड ही हैं। ठीक है, ये राउंड 2 हो गया, ये राउंड 3 हो गया, राउंड 4 हो गया, राउंड 5 हो गया, ये राउंड 6 हो गया, राउंड 7 हो गया, ये राउंड 8 हो गया। ठीक है ना। अब इनमें से ये तो नंबर ऑफ राउंड, अगर आप इसी क्वेश्चन में पूछे कि राउंड नंबर ऑफ राउंड कितने हुए तो आपको बता देना कि नंबर ऑफ राउंड 8 हुए। ठीक, बाय द वे अगर आपसे कभी ये पूछ ले कि कौन से राउंड में, ये मैं आपको एक नेक्स्ट लेवल का इसी पर बेस्ड क्वेश्चन बता रहा हूँ। कभी आपसे ये पूछ ले कि कौन से राउंड में ऑड नंबर ऑफ प्लेयर्स आए हैं। ठीक है, ऑड नंबर ऑफ प्लेयर्स भिड़े थे, या यूँ कहूँ कि 19 का मतलब क्या हुआ, या इसी को छोटा करके मैं बात करूँ तो ये 3 को ले लीजिए। 3 का मतलब क्या हुआ कि 2 ही प्लेयर भिड़ेंगे ना आपस में, बाकी एक प्लेयर जो है उसको आगे बाय रूल दे दिया गया है। बाय रूल का मतलब ये होता है कि बिना खिलाए, बिना मैच खेले उसको आगे बढ़ा देना, बाहर नहीं करना, आगे बढ़ा देना, मतलब तुम अगले लेवल में खेलोगे, तो बाय रूल होता है। तो अगर मुझे कितने ऑड नंबर्स, मतलब कितने मैचेस में एक को बाय रूल दे दिया गया है, मतलब एडवांस आगे बढ़ा दिया गया, या वो बिना मैच खेले, ऐसा कुछ बोले, तो आपको ये जहाँ जहाँ ऑड नंबर्स आया है, ये ऊपर जहाँ जहाँ ऑड आया है उतने गिन लो आप। 75 ऑड नंबर्स आया है। ठीक है,
19 ऑड नंबर्स आया, 5 ऑड नंबर्स आया, 3 ऑड नंबर्स आया है। बस इन्हीं को आपको काउंट कर लेना है। 1 2 3 4, तो 4 ऑड नंबर आए हैं। ठीक है, यही तरीका अपनाना है आप। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आप देख रहे होंगे कि मैं आपको कोई ऐसी खास चीज़ें नहीं बता रहा हूँ कि कोई फार्मूले रटवा रहा हूँ, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, या ऐसा कुछ। सिंपल बस आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जितना कम से कम आप फार्मूले रटेंगे उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा आप यूज़ कर पाएंगे। बस इन्हीं पर बेस्ड आप कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो आपकी माइंड में ये चीज़ें सेट हो जाएगी। फिर आपको सोचना नहीं पड़ेगा हमें करना क्या है, क्वेश्चन सामने आएगा, बस आप यूज़ करने लगेंगे। ठीक, चलिए। हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर, 3 डिजिट नेचुरल नंबर, ये भी आपको ध्यान रखना कि नेचुरल नंबर बोला है। विदाउट रिपीटिशन, मतलब रिपीट नहीं होना चाहिए, विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट आर देयर सच दैट ईच डिजिट इज ऑड। क्या बोला है? सभी डिजिट ऑड होनी चाहिए, मतलब विषम संख्या होनी चाहिए। एंड आर नंबर डिविजिबल बाय 5, वो नंबर जो है 5 से डिविजिबल होना चाहिए। 3 डिजिट का नंबर है। अब आप सोचिए कि सिंगल डिजिट कितनी होती है ऑड नंबर की? 1 3 5 7 9। ठीक है, 5 ही होंगी ना डिजिट। अब इसमें आप जीरो तो नहीं शामिल करेंगे ना, 2 तो नहीं शामिल करेंगे, क्योंकि एक जीरो इंटीजर होता है, पर अगर जहाँ वैसे बात आती है तो उसको हम जनरली इवन नंबर के साथ शामिल करते हैं। ठीक है, तो ये 5 डिजिट हो गई। आपको नंबर कौन सा बनाना है? 3 डिजिट का नंबर बनाना है, 3 अंक की संख्या बनानी है। ठीक है, तो और वो नंबर जो आई डिविजिबल हो 5 से डिविजिबल होना चाहिए, 5 से विभाज्य होना चाहिए, मतलब 5 से वो नंबर कट जाए। अब आप बताओ कि 5 से डिविजिबिलिटी के लिए यूनिट, मतलब इकाई अंक पर, यूनिट डिजिट पर क्या होना चाहिए? या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो 0 तो इस केस में है ही नहीं यहाँ, तो 0 को तो आप गोली मार दीजिए, हटा दीजिए। तो ये 5 बचा, 5 बचा यूनिट प्लेस पर। अब क्या बचा? 2 प्लेस और बचे, ये 10th प्लेस बचा, 100th प्लेस बचा। ठीक है, अब 10 प्लेस और ये 100 प्लेस, इन पर आपको नंबर्स फिट करना है। क्या बोला क्वेश्चन में? विदाउट रिपीटिशन। तो 5, ये 5 जो है यूनिट डिजिट, यूनिट प्लेस पर तो आप ला दिए यूनिट डिजिट पर, है ना। तो ये तो हट गया, क्योंकि अगर ये नंबर आएगा फिर से 5 तो रिपीटिशन हो जाएगा। यहाँ कहीं मान लीजिए 5 को हमने रख दिया तो रिपीटिशन हो जाएगा ना, तो रिपीट तो अपने को करना नहीं है। तो 5 तो अपनी काउंटिंग से बाहर हो गया, आ चुका है यहाँ। अब कितने नंबर बचे? 1 2 3 4, 4 नंबर बचे। अब 4 नंबर को इन 2 जगह पर 2 डिजिट में फिट करना है। ठीक है, तो देखिए आप यूनिट से चलिए या इधर से चलिए, कहीं से, क्योंकि 0 तो है नहीं कि यहाँ 0 आएगा। तो यहाँ पर आप क्या फिट कर दीजिए? यहाँ पर यूनिट पर कौन से 4? 1 2 3 4, 4 में से कोई भी आ सकते हैं यूनिट पर। फिर 10th प्लेस पर कितने आ सकते हैं? 4 में से मान लीजिए कि कोई एक नंबर यूनिट प्लेस पर आ गया, 4 में से कोई भी आ सकते हैं, इसलिए हमने 4 लिखा, 4 और 4 लिखा। पर कोई एक नंबर मान लीजिए कि हमने फिक्स कर दिया, तो 4 में से एक नंबर चला गया, तो बचे कितने? 3 ही नंबर बचे ना। अब 3 नंबर बचे, तो यहाँ पर 10th प्लेस पर 3 आ गया, तो 5 तो ये फिक्स हो गया था। अब इन 4 और 3 को आपको मल्टीप्लाई कर देना है, तो 4 3 12, ये आंसर आ गया। ठीक है, आप कहेंगे इतना आसान? इस 5 को तो हमने फिक्स कर दिया, ये 5, दरअसल आपको 5 को मल्टीप्लाई नहीं करना, बस आपको ये समझना है यूनिट प्लेस पर जो भी आप नंबर फिक्स करेंगे उसको मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि वो नंबर्स मान लीजिए कि x है तो x का मल्टीप्लाई थोड़ी होगा, क्योंकि x तो एक डिजिट है ना, यहाँ पर डिजिट की बात हो रही है। तो एक तो डिजिट है, तो 5 को अगर एक डिजिट काउंट करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई किसी में भी करेंगे 1 का, तो वो तो सेम नंबर आएगा ना, तो 1 को आपको नहीं लेना है। बस वही, उसके अलावा जितने, अगर ये 4 डिजिट का नंबर होता, मान लीजिए 4 डिजिट का नंबर होता, तो यूनिट को अगर आपने फिक्स कर दिया था, तो ऐसे ये 10s 100 एंड ये 1000 डिजिट के प्लेसेस को आप फिल करते, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करते। ठीक है, बस यही करना है। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा देखने में आपको लेंदी लग रहा है, बट लेंदी नहीं है, छोटा ही क्वेश्चन है, बस समझने की बातें हैं। ठीक, कंसिडर द क्वेश्चन एंड टू स्टेटमेंट। क्वेश्चन में पूछा है कि इज एक्स एन इंटीजर, क्या एक्स पूर्णांक है? आपको ये बताना है। कैसे बताना है? ये 2 स्टेटमेंट दिया है, इन 2 स्टेटमेंट की हेल्प से आपको ये बताना है कि क्या एक्स को आप पूर्णांक है, मतलब एक्स एक इंटीजर है। मतलब देखिए यहाँ पर आप बता तो सकते हैं, पर क्या कंफर्म बताना है आपको कि क्या एक स्टेटमेंट से, इस स्टेटमेंट से या इस सेकेंड स्टेटमेंट से कंफर्म आप बता पा रहे हैं कि वो एक्स पक्के में इंटीजर ही होगा, यही बताना है आपको।
मान लीजिए ये बोला है कि पहला स्टेटमेंट x/3 इज नॉट एन इंटीजर, मतलब x/3 पूर्णांक नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि x/3 पूर्णांक नहीं है, इंटीजर नहीं है, मतलब हो सकता है कि x पूर्णांक हो या x पूर्णांक ना हो। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि x की जगह मैं 1 लेता हूँ, ठीक है। चलिए x की जगह मान लीजिए कि मैं x की वैल्यू 1 लेता हूँ, तो अगर x/3 का मतलब क्या हो जाएगा कि 1/3। 1/3 बोला है क्वेश्चन में कि पूर्णांक नहीं है, मतलब इंटीजर नहीं है, ठीक। तो ये तो हम देख रहे हैं कि 1/3 की वैल्यू कितनी आएगी, 0.33। तो ये तो इंटीजर नहीं है, ये हम बता सकते हैं। पर अगर x की जगह मैं 3 लिया होता तो 3/3 = 1 आ जाता, तो ये तो इंटीजर था ना। ये तो इंटीजर था, इसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब पहले स्टेटमेंट से हम बता भी सकते हैं, कहीं कहीं बता भी नहीं सकते, मीन्स कंफर्म हम नहीं बता सकते, ठीक। कंफर्म हम नहीं बता सकते, बस यही चीज़ अपने को देखना है। दूसरे स्टेटमेंट में देखते हैं क्या बोला। दूसरे स्टेटमेंट 3x इज एन इंटीजर, ठीक है। 3x इंटीजर है तो अपने को x बताना है। अब मान लीजिए कि 3x इंटीजर है तो x की वैल्यू बाय द वे अगर मैं क्या ले लूँ, 1/3 ले लूँ मान लीजिए, तो 3x कितना हो जाएगा, 3 × 1/3, ये तो 1 हो गया, मतलब इंटीजर आ गया है ना। मान लीजिए x की वैल्यू मैं 0.1/3 की जगह मैं ले लूँ 1/4 ले लूँ, सॉरी 1/4 ले लूँ अगर, तो 3x क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। और 3/4 आपको पता है कि 0.75 होता है। तो इसमें भी क्या हम एक जगह तो बता पा रहे हैं, इस केस में कि बता पा रहे हैं कि x इंटीजर है, दूसरे केस में नहीं बता पा रहे हैं। मीन्स ओवरऑल मैं क्या कह सकता हूँ कि इसमें भी 3x अगर इंटीजर है तो भी x को हम नहीं बता पाएंगे कि x पक्के में इंटीजर है या पक्के में नहीं है। अगर पक्के में नहीं है या पक्के में है, दोनों चीज़ें कंफर्म नहीं हो रही हैं, तो हम ये कहते हैं कि वो पक्के में हम बता नहीं पाएंगे। मतलब कि पहले से भी हम नहीं बता पा रहे थे, दूसरे से भी नहीं बता पा रहे हैं। इसमें स्टेटमेंट में ऑप्शन में पढ़िए कि स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट, स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। हमने यही पढ़ा कि पहले से भी नहीं बता पा रहे थे, दूसरे से भी नहीं बता पा रहे थे। यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन कुछ ऐसे आंसर दिए रहते हैं कि ये कि पहले और दूसरे दोनों स्टेटमेंट को मिला के क्या हम बता पाएंगे आंसर। जनरली ऐसे ऑप्शन, ये तीसरा जो सी ऑप्शन होता है, जनरली ऐसे दिया होता है कि क्या हम पहले और दूसरे स्टेटमेंट को मिला के बता पा रहे हैं आंसर। और चौथा होता है डी वाला जो आंसर होता है ऑप्शन, कि हम दोनों को मिला के भी नहीं बता पा रहे हैं। तो यहाँ तो इंडिविजुअली पूछा है, दोनों को मिलाने की बात ही नहीं किया, तो इंडिविजुअली हम दोनों से नहीं बता पा रहे, मीन्स स्टेटमेंट आंसर डी हो गया, ठीक है। ये हो गया। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, मैं आपको बताना कि मैं आपको फार्मूला जो है कम से कम कराऊंगा, मिनिमम। देखिए एक वस्तु की कीमत 25% की वृद्धि की है, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ सर्टेन आइटम बस 25%, मतलब पहली बार किसी भी आइटम की प्राइस 25% इंक्रीज होती है। देन प्राइस वॉज डिक्रीज बाय 20% and then again increased by 10%. What is the resultant increase in the price? देखिए क्या बोला है आपसे कि पहली बार 25 मतलब 25% इंक्रीज हो रही है, फिर 20% डिक्रीज हो रही है ना, और उसके बाद 10% इंक्रीज हो रही है। क्वेश्चन को कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। मान लीजिए कि आप कोई 100 एक नंबर्स ले लिए, ठीक है, 100 कोई एक नंबर ले लिए, पहली बार 25% इंक्रीज हो रही है, तो मान लीजिए किसी एक वैल्यू को आप कितना मान लिए, 100% को 1 मान लिए, तो कोई वैल्यू अगर 1 है और 25% इंक्रीज हो रही है, तो 1 का 25% कितना होता है, 0.25 होता है ना, 0.25। तो 0.25 जब इंक्रीज होगा 1 में, इंक्रीज की बोला है पहली बार, तो 0.25 इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये नंबर क्या हो जाएगा, 1.25। तो ये कितना हो गया, 125 हो गया, ठीक है। अगली बार क्या बोला कि 20% डिक्रीज होता है, तो ये नंबर कितना आ गया, 125 आ गया, ठीक है। इसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 25 का 20% इस बार बोला है कि 20% डिक्रीज होता है, तो मान लीजिए कि वही एक नंबर 1 है, 1 में अगर 20% उसका डिक्रीज किया जाए तो 1 का 20% कितना होगा, 0.2 होगा।
तो 1 में 0.2 या 20% उसका डिक्रीज करेंगे तो कितना होगा, 0.8 हो जाएगा, यही होगा ना। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा फिर से। तीसरी बार उसने बोला है, थर्ड टाइम्स, कि अब ये 100 है, नंबर आ चुका है। इसमें क्या बोला है कि 10% इंक्रीज होता है। अब वही नंबर 1 है, 1 का 10% इंक्रीज हो रहा है, तो 1 का 10% 0.1 होगा, तो 1 इंक्रीज हो रहा है मतलब 1.1 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, 110 आ गया, 110। ठीक है, ये नंबर आ गया। अब आप बताइए कि 100 से वो नंबर चालू हुआ था, पहुंच कहाँ गए, 110 पर, 110 पर। ठीक है, ये यहाँ। तो क्या चेंजेस आए, 100 से 110 में कितना इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, 10 इंक्रीज हुआ। 10 का क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। किसके रिस्पेक्ट में इंक्रीज हुआ है, 100 के। तो ये किसके रिस्पेक्ट में इंक्रीज हुआ है, इनिशियल पोजीशन क्या है, 100 के रिस्पेक्ट में पूछा, 100। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 100 कट गया, तो ये 10% हुआ। अब आप ये भी समझिए कि 10% क्या हुआ, इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, बिकॉज 100 से 110 बढ़ा है ना, तो ये 10% का इंक्रीज हुआ है। 10% क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। आप देखिए, तो यहाँ पर आंसर तो आ ही चुका है। ऑप्शन में आपसे कभी कभी ऐसे पूछता है कि 10% इंक्रीज, 10% डिक्रीज, 5% इंक्रीज, 5% डिक्रीज। यहाँ पर तो बस एक ही टाइप से है, यहाँ पर तो आपको डायरेक्ट बोल दिया कि कितने % का इंक्रीज हो रहा है। मतलब आपको ये तो सोचना ही नहीं है कि वो रिजल्टेंट नंबर जो है डिक्रीज होगा, ये तो आपको सोचना ही नहीं है इस क्वेश्चन में। पर कभी कभी ऐसा होता है कि वो आपसे बोलता, ऑप्शन यहाँ नहीं बोलेगा, वो कोई ऑप्शन में बोल देता है कि कितने % इंक्रीज हो रहा है या कितने % डिक्रीज हो रहा है। तो उस केस में भी अगर आप सिर्फ इतना भी समझ पाएंगे कि ओवरऑल नंबर जो इंक्रीज हो रहा है, तो आप बता, 2 ऑप्शन तो ऐसे हटा देंगे कि डिक्रीज वाले 2 ऑप्शन रहेंगे, 2 ऑप्शन इंक्रीज वाले रहेंगे। तो 2 ऑप्शन जो उल्टा पड़ेंगे डिक्रीज वाले, तो उनको तो आप ऐसे हटा देंगे। ठीक है, तो इस टाइप से आज के कुछ क्वेश्चन जो थे मैं लिया था, ये आंसर की भी डली है, आप इसको देख सकते हैं। ये आपको PDF मिल जाएगी टेलीग्राम पर। मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप मेरे साथ ये प्रैक्टिस कर लिया CSAT की, तो इतना मैं आपको गारंटी ले सकता हूं कि आपकी क्वांट और रीजनिंग के दम पर आप आसानी से CSAT क्लियर कर पाएंगे। आप कितने भी वीक हों मैथमेटिक्स में, कितने भी वीक हों, आप इजीली कर पाएंगे। आपको मतलब ये है कि छोटे मोटे कैलकुलेशन आने चाहिए। आप मेरे साथ अगर प्रैक्टिस करेंगे कुछ, उसके बाद आप क्वेश्चन खुद से करेंगे, पुराने ईयर्स के, लास्ट ईयर के पेपर्स उठा के आप करेंगे ना, तो उनमें कुछ कैलकुलेशन सिंपल भी, जैसे एक्स वाई को कैसे सॉल्व करते हैं, या मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, या ABCD अल्फाबेटिक नंबर्स में किसकी कितनी वैल्यू है, कुछ आप स्टैंडर्ड चीज़ें याद कर लेंगे। बाकी मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूंगा कि आपको फार्मूले ना रटवाऊँ, क्योंकि फार्मूले रटना तो एक बार आदमी याद भी कर लेता है, रट लेता है, पर अगर आप फार्मूले याद कर लिए तो उनका अप्लीकेशन, अगर फार्मूले में रटने की बात करूँ, अगर वो 15%, 10 से 15% इंपॉर्टेंट है, तो बाकी 80 से 85% उसका इंपॉर्टेंस कहाँ आता है, उसके यूसेस पर, उसके अप्लीकेशन पर। आप फार्मूला A+B का होल स्क्वायर तो रट लिए, मान लीजिए याद कर लिए, पर अगर आप उसको यूज ही नहीं कर पा रहे हैं, आप उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, आपको समझ नहीं आया कि इसको अप्लाई कैसे करना है, तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, उसको एप्लीकेशन अप्लाई नहीं कर पाएंगे, उसका एप्लीकेशन ही आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये CSAT की क्लासेस आप मुझसे जुड़े रहें। मैं आपको इतना गारंटी दे पाऊंगा एट द एंड आपको कि आप आंख बंद करके, मतलब कि आप आसानी से जाएंगे, तो आपको CSAT में कभी बर्डन नहीं लेना पड़ेगा कि मेरा CSAT नहीं क्लियर हो रहा, नहीं क्लियर होगा, पता नहीं क्या कैसे होगा। CSAT में आप आसानी से क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि 1/3 तो लाना रहता है नंबर ऑफ मार्क्स। लगभग मैं आपको बता दूं तो केवल क्वांट और रीजनिंग के 55 क्वेश्चन रहते हैं। 80 क्वेश्चन में से 55 क्वेश्चन क्वांट और रीजनिंग के रहते हैं। आपको लाना कितना रहता है, 27 क्वेश्चन आपको करेक्टली करना रहता है। आप आराम से 45 से 50 क्वेश्चन, 55 अगर मान लीजिए हैं उनमें से, तो 50 क्वेश्चन तो आप कर पाएंगे, अटेम्प्ट कर पाएंगे। उसमें आप वही तो 50 क्वेश्चन आप कर लिए, 2.5 नंबर के, 2.5 पर एक क्वेश्चन हो गया, तो आप समझ पाएंगे कि आपके कितने नंबर हो गए, 125 हो गए। आप 100 नंबर तो आसानी से ला पाएंगे। ठीक है, तो अब मुझसे जुड़े रहें। अगर मेरे लेक्चर्स आपको हेल्पफुल लग रहे हैं तो मेरे लेक्चर्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मैं ट्यूब। ठीक है, और हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक मिलते हैं बाद में अगले लेक्चर्स में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।